बिजी हैं। लो पकड़ो। ऐसा वो ले आऊँ क्या? आप अगर यहाँ बैठते हैं हैंडल ले आऊँ? वो रखने वाला स्टैंड लाऊँ क्या? अच्छा, कुछ है क्या तेरे पास? हाँ स्टैंड है, पेन स्टैंड, पेन वाला। नहीं सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप लोगों ने इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट में LIC वगैरह का नाम सुना है, SIP का भी नाम सुना होगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो, नहीं सर SIP बताइए। हाँ म्यूचुअल फंड्स ही बता रहा हूँ एक्चुअली। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इट्स लिंक टू इंडियन मार्केट और अदर ग्लोबल मार्केट के साथ लिंक है। अब इंडिविजुअल क्या होता है, जितने हमारे हम जिस कैटेगरी में आते हैं, हम आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स में। वी कांट परचेज जो 5,000। हम लोगों को इतनी सारी ब्यूरो ये सारी चीजें हम सबको पता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इस कंपनी में डालेंगे, इस कंपनी का रिटर्न वैल्यू इतना रहेगा और इसमें इतना आप डालोगे, मिनिमम अमाउंट 1000 डालोगे, हम इसको कितने देर कब इसको कर सकते हैं। ये देखिए, जो बेसिक वो फंड है वो बताइए, बाकी सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। एवरेज में आपको हमको इसको कैसे करना, हमारा ऑटो रिटर्न होगा और इसको हमको मिलने के लिए क्या आपको जाना पड़ेगा कि वो ऑटो हमारे ऑटो होता है, वो एवरीथिंग हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, हमको कुछ नहीं सब कुछ करना आपको पड़ेगा। सब एवरीथिंग आप कर सकते हैं। सब कुछ आप लोग करते हैं, हम लोग सिर्फ इनिशिएट कर देते हैं। 3,000, 4,000, 5,000 जैसे भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। सर हम तो बताई थी कि 1000 से स्टार्ट होगा। हाँ एज यू विश। तो मैं एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ 500 से भी है, 500 से भी है। मैं पर्टिकुलरली लेकर के आया हूँ। आप 500 से भी है, इसमें पूरे कंपैरिजंस दिए हैं। तो आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। एवरेज इंडियन इक्विटी का रिटर्न आप ELSS से अगर करते हैं तो 15 to 18% रहता है फॉर अप्रॉक्स 30 ईयर्स। मतलब ऐसा नहीं है ना कि आपको डरना है फ्लक्चुएशंस जब आए। यू हैव टू कंटिन्यू वॉट एवर यू आर व्हेन यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है। जब भी आपका मार्केट डाउन जाता है तो आपको इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना होता है ताकि आप यूनिट्स परचेज कर सकें, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि हम निकाल कर सकते हैं, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, 3 साल के बाद आप निकाल सकते हैं। लेकिन 3 साल के बाद निकालने के बाद होता ही है, आपका जो पहले साल का इन्वेस्टमेंट है, सपोज आपने 1,000 रुपए से शुरू किया, 1,000 रुपए 1 साल में हो, आपने हर महीने जमा किए, 12,000 हो गए। ये 12,000 रुपए 3 साल के बाद जब आप निकालेंगे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा, तब आपका एग्जिट लोड इसमें नहीं लगेगा। ऐसे आप कभी भी निकालो, उसमें 1% के आसपास या उससे ज्यादा, मतलब 2% मैक्सिमम एग्जिट लोड लगता है। जैसे अगर देखेंगे 12,000 का अगर 1% देखेंगे 120 रुपए होते हैं, तो वो 120 रुपए कट करके आपको पूरे मिल जाते हैं। जो भी फंड वैल्यू होगी, अगर बढ़ी हुई होगी, 12,000 का 13,000 हो गया तो 13,000 का 1%, 12,000 का 11,500 रह गया तो वो उसका आपका 1% कटेगा या 2% कटेगा, वो पूरा पैसा आपको। हाँ, लेकिन जब अगर आप 3 साल बाद निकालते हैं, ठीक है, तो आपको इस 12,000 पे कोई एग्जिट लोड नहीं। अगले आप 3 साल तक जमा करेंगे तो 36,000 हुए, 24,000 रुपए जो रहेंगे उस पर आपका एग्जिट लोड लगता है। तो वो सिस्टम शो करता है, जिस दिन आप रीडिंग करते हैं उस दिन आपको सिस्टम ही शो करेगा कि आपको एग्जिट लोड लगेगा। और ये पूरा इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, सेबी रेगुलेट करता है। भारत सरकार के द्वारा सेबी को निर्देशित किया गया है कि वो अपने नॉर्म्स बनाए जिससे रिटेल इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहे। तो हर चीज आपको बताई जाती है। इसके अलावा आप जिस भी स्कीम्स में चूज करेंगे, अगर आप डायरेक्ट ELSS जाना चाहते हैं ELSS जाइए, ELSS इक्विटी के साथ डेट थोड़ा मिक्स करना चाहते हैं उसको कीजिए। डायरेक्ट इक्विटी में कुछ पोर्शंस होते हैं, लार्ज कैप के साथ जाना चाहते हैं, मिड कैप, स्मॉल सर कैप। थोड़ा सा बीच में मैं रुकूंगा आपको। ये बताइए स्टार्टिंग से ये लोग खोलेंगे कैसे अकाउंट्स को? जैसे अकाउंट वाली बात आती है आपको लोगों आधार को। कार्ड, पैन कार्ड देना होता है, हम लोग उसको खोलते हैं। आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए मेल पे आता है, आप उसको वेरीफाई करना रहेगा, नेट बैंकिंग से अटैच करना रहेगा, या तो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। तो प्रीफर हम लोग नेट बैंकिंग करते हैं। नहीं, नेट बैंकिंग तो यहाँ कई जनों का नहीं होगा, शायद ही किसी का होगा नेट बैंकिंग यहाँ पे, या फिर डेबिट कार्ड में, तो आप उससे अटैच करेंगे ताकि जिस दिन आप SIP शुरू करेंगे तो इजिली आपके अकाउंट से हर महीने जो भी आप डेट देंगे, 1 से लेके 5 के बीच में,
5 से 6 से लेके 10 के बीच में, 11 से लेके 15, 16 से लेके 20, 21 से लेके 24, जो भी आप चाहेंगे उस डेट पे एग्जैक्टली 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आप चाहेंगे वो डेबिट होगा। और उस समय आपको मैसेज आता है, SI का मैसेज आता है कि आपका ये डेबिट होगा। बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग हम लोग सबको ये जेन्युइन सजेशंस देते हैं। 2 सजेशंस रहते हैं। पहला, इम्पेशेंट मत होइए और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड, मतलब उसका पैसा बना मेरा पैसा नहीं बना, ये मत सोचिएगा। टाइम लगता है, ठीक है, और उसके साथ साथ जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको आइडिया होते जाएगा। आप शुरू करना चाहें 1000 से कभी भी शुरू कीजिए। 20 से 30 साल के मैम, 20 से 30 साल 20 से 20 से 30 साल बाद मतलब फिर उसमें कितना वो मिलेगा इंटरेस्ट? देखिए 15% के हिसाब से अगर देखेंगे मैम तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये 15% ओवरऑल अमाउंट पे है या नहीं सर, वैसे काम नहीं करता, वो वैसे काम नहीं करता। RD की तरह काम करता है क्या सर? एग्जैक्टली RD के जैसा काम करता है। समझ गया सर। देखिए अप्रॉक्स 20 साल में आप जमा करेंगे 2,40,000 रुपए, 1000 पर मंथ। इसकी अप्रॉक्स मैच्योरिटी वैल्यू जो आएगी वो लगभग 13.25 लाख के आसपास की बनती है 15% के हिसाब से। आप बीच में जब कभी भी, स्पेशली जब कभी भी ऐसा रिसेशन आए, कोविड जैसा या 2008 में जैसा रिसेशन आया था, आप थोड़ा सा कैपिटल अगर बचा करके 5,000 भी लगाएंगे, मैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, वन टाइम 5,000 का भी इन्वेस्ट करते हैं, तो पिछले साल जिन लोगों ने 5,000 भी लगाए हैं एक दिन में, आज वो डबल पे है। पिछले साल से 5,000 का 10,000 बन चुका है। तो आपको जिस समय मार्केट गिर रहा होता है थोड़ा बहुत आप लगाइए। बहुत बड़ा अमाउंट मैं नहीं बोलता। अगर 5 साल बाद भी अगर मैं मार्केट गिरता है उस समय अगर आप 5,000 भी लगाते हैं, ठीक है, तो दिन के 2 रुपए के हिसाब से आपकी सेविंग है। बात बताया था ना इसके लिए कि जैसे गिरना होता है उसी टाइम जितना ले सकते हैं उतना कर देना चाहिए इसको। ये है, तो आपके रिटर्न्स बनते हैं उसी में बनते हैं। आप जिससे शुरू करना चाहें, वो तो दिखता है कि हाँ ये बढ़ जाता है, वो तो दिखता है कि बढ़ रहा है, और वो आपको हर महीने स्टेटमेंट आता है मेल पे। आपको हर महीने स्टेटमेंट्स आएगा। आप देखिए आपने कितने यूनिट्स परचेज किए हैं, आपने जो लगाया है उसकी वैल्यू क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं जब कभी भी कि सर मैंने ये SIP शुरू किया था, अब मेरे पास इतना कैपेक्स थोड़ा बहुत है या मुझे रिडीम करना है। सिर्फ मैं बढ़ाने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपकी कोई जरूरत आ गई, ठीक है, तो 36,000 आपके 3 साल में जमा हुए। आपने बोला सर 10,000 निकाल सकते हैं क्या? 10,000 बिल्कुल निकालिए, क्योंकि जरूरत आपकी जो इमीडिएट जरूरत है, कम हो जाएगा उतना अमाउंट, फिर कम हाँ उतना अमाउंट आपकी यूनिट्स कम हो जाएंगे, आपने सेल कर दिया उसको। ये ठीक वैसे ही है। वाइफ का है मेरा ये वाइफ का है। हाँ आप डाल भी सकते हो, वन टाइम डाल दीजिए। सिर्फ इतना होता है कि शेयर्स में जो डिविडेंड होते हैं वो डिविडेंड आपको डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड कंपनी आपको देगी या नहीं देगी, ठीक है। बट अगर नहीं देती है तो शेयर्स, उन शेयर्स में जो आपने जिस SIP स्कीम को परचेस किया उसमें जिस भी शेयर्स में डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो वो आपकी NAV में ऐड हो जाएगा। मोस्टली आप सब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप प्रीफर कीजिए, ठीक है। कम अमाउंट से शुरू कीजिए, लंबे समय के लिए कीजिए। एक बार आइडिया हो जाए तो आप कौन सा बताया सर? फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप? लार्ज क्या नाम सर? लार्ज कैप, लार्ज कैप। SBI का लार्ज कैप है, HDFC का लार्ज कैप है, ठीक है, टाटा का भी लार्ज कैप है,
आप लार्ज कैप से शुरू कीजिए, रिलायंस करेंगे, बट इट ओवरऑल डिपेंड्स कि ऑलमोस्ट रिटर्न सबका बराबर रहता है मैम, रिटर्न सबके बराबर रहते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना रह जाता है कि जो जितनी जल्दी शुरुआत करता है ना वो उतनी जल्दी उसका बनता है। आप अगर आज शुरू करेंगे तो आज भी मार्केट आपके लिए जीरो पे है, क्योंकि आप आज शुरुआत कर रहे हैं। आप आज से 10 साल बाद शुरू करेंगे तो 10 साल बाद भी आपके लिए मार्केट जीरो पर है। लेकिन आपको पेशेंट रखना होता है, और जिस समय मार्केट गिरता है आपको उसको मतलब मन मार करके रुकिए, पैसा डालिए उसमें, क्योंकि 2 to 3 टाइम्स होता है। लास्ट ईयर मार्च 2020 में लास्ट ईयर निफ्टी 7,500 पे था। इफ सम ऑफ देम हैड परचेस्ड ओवर देयर, आज 15,000 क्रॉस करके 17,500 के आसपास है। इस साल प्रोजेक्टेड 19,000 है निफ्टी का, तो ऑलमोस्ट दुगना से ऊपर है ये। आप अपना गोल सेट कीजिए, अमाउंट सेट कीजिए और शुरू कीजिए। कभी भी बताइए मैम, आप जिस भी स्कीम्स में चाहेंगे, देयर आर अप्रॉक्स 45 फंड्स और उनके लगभग 200 से 300 स्कीम्स हैं। लेकिन कुछ पॉपुलर फंड्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो नए मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स जो नए हैं उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं, उसमें से 2 से 3 ही हैं। पुराने जो नए जो स्कीम्स आते हैं या नए जो एनएफओस आते हैं, हाँ एक चीज और मैं बता रहा हूँ आप लोग को, कभी भी आप मार्केट में या पेपर में या फिर इंटरनेट में अगर आपको एनएफओ दिखता है, डेफिनेटली ट्राई टू परचेस ओवर देयर। आप अपने किसी भी एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि एनएफओ पे एग्जिट लोड नहीं लगता। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने एनएफओ परचेस किया है तो एनएफओ की मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम मतलब जितने भी फंड्स मैक्सिमम अवेलेबल रहते हैं वो लोग जब लॉन्च करते हैं तो मोस्टली 5,000 मिनिमम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट रखते हैं। वो 5,000 अगर आपके एक साल में 5.5 भी बनते हैं, इट्स मच 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 मोर बेटर कि आपको वो 10% का रिटर्न दे देगा 5 का 5.5, क्योंकि आज की तारीख में आपका एफडी आरडी कहीं नहीं है। कुछ और है जो सेंट्रल बैंक में स्कीम्स अवेलेबल हैं विद द टाटा प्रोडक्ट। मैं एक्चुअली मैं जो टाटा की तरफ से हूँ तो टाटा का भी बता के जाना मेरा फर्ज है। तो कुछ और है, बट वो ट्रेडिशनल सेविंग्स प्लान है, लाइक जस्ट लाइक LIC, मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ अवेलेबल है वो। तो वो मेरा बताना फर्ज था मैम, ठीक है। आप कर सकते हैं उसको, आप चाहें तो इसका फोटो भी ले सकते हैं। ये स्कीम्स के रिटर्न से इसके इसमें आपको अवेलेबल, इस पेज पे अवेलेबल मोबाइल तो ना मोबाइल इसी तो खींचो ना, फोटो खींचेगी ना आपकी, तो वो वाले में नहीं चलते हुए फोटो खींचेगी। थोड़ा वो है ना, हैं? हाँ चलते हैं ना। चलते हम खींचती है ना फोटो, कैसे खींचती है? लाओ देखो, टच करो मैं खींचेगी। 1 मिनट 2%। और अगर फर्दर कभी आप लोग होम लोन या एजुकेशन लोन का प्लान करते हैं बच्चों के लिए, तो एक बहुत अच्छी चीज है, सेंट्रल बैंक में अवेलेबल है। इट्स लाइक LIC, बट रिमेंबर इट्स अ क्रेडिट लाइफ। होता क्या है, वो लोन के अगेंस्ट में इंश्योरेंस होता है, ठीक है। मोस्टली आप लोगों ने जब लिया होगा या आपके घर से किसी ने लिया होगा, तो अगर उन्होंने नहीं लिया है क्रेडिट लाइफ या लोन के अगेंस्ट में इंश्योरेंस, वो 1 टाइम पेमेंट होता है, बट वो आपका लोन का इंश्योरेंस होता है। खुदा ना खास्ता आप पर्सन को कभी कुछ हो जाता है तो वो पूरा जितना भी अमाउंट बनता है लोन का वो पूरा कंपनी पे करती है। एक आधे आप भी ले लो, आया है सेंट्रल बैंक में, एक आधे आप भी ले परचेस लीजिए। कीजिए। अगर सेंट्रल बैंक के ऑन बिहाफ सेंट्रल बैंक से आपका होम लोन क्या होता है है, उसका वन टाइम पेमेंट? मैम वो लोन अमाउंट के ऊपर रहता है, बट मोस्टली 1% से 1.5% का रहता है वो। जैसे आपका 50 लाख का होम लोन है तो 50,000 के आसपास का रहेगा, 20 साल का वो रहेगा, 20 से 25 साल जितना भी आपको सेंट्रल बैंक देगा टेन्योर। लेकिन वो बहुत अच्छी चीज रहती है, बेस्ट रहता है वो क्योंकि वो सीधे सीधे आपका लोन के अगेंस्ट
नॉर्मल क्या होता है, हम लोन लेते हैं या जब कभी भी लेते हैं कुछ और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, बट अगर आप वो लेते हैं इट्स मच मच बेटर। एनीथिंग एल्स मैम, कुछ और पूछना है? आप इसका भी ले लीजिए सर फोटो।